गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता के विशेष संदर्भ में, जो कि बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड भारतीय राजनीति व्यवस्था के ए सेक्शन का टॉपिक है। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि किस पृष्ठभूमि में इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रहीं, और इन्हीं विशेषताओं के क्रम में अब हम आज आगे बढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर के अंत में मैंने आपको ये बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में प्रावधान किए गए थे। पहला था अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। दूसरी बात, सुरक्षा प्रावधानों के साथ उत्तरदायी शासन, जो कि केंद्र में भी है और राज्य प्रांतों में भी है, दोनों जगह पर। और तीसरी बात, धार्मिक तथा अन्य समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन। ये 3 क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रावधान इसमें किए गए थे। तो इसी को अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अखिल भारतीय संघ की प्रावधान की। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार भारत को एक संघ राज्य के रूप में गठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किया गया था। और इसमें जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों और इच्छुक देसी रियासतों को मिलाकर के एक संघ का प्रावधान किया गया था। यानी एक संघ की स्थापना होनी थी इस अधिनियम के तहत, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को शामिल होना जरूरी था। और ब्रिटिश भारत के प्रांत आपको पता है 2 तरह के प्रांत थे। एक तो राज्यपालों के प्रांत, यानी जिनमें हेड ऑफ स्टेट जो है राज्यपाल हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, इस प्रकार के प्रांत थे। और दूसरे थे चीफ कमिश्नर के प्रांत। चीफ कमिश्नर के प्रांत मतलब जैसे हम कह सकते हैं उनको आज के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश थे। उस समय सीधे गवर्नर जनरल के अधीन थे ये। तो ये 2 तरह के प्रांत थे। 1935 के अधिनियम के बाद कुल 11 थे ये। ब्रिटिश भारत में प्रांत जो थे, गवर्नर के प्रांत 11 थे, और ये 6 प्रांत थे चीफ कमिश्नर के। तो इनको तो शामिल होना कंपलसरी था। और जो देसी रियासतें थी उनके लिए कंपलसरी नहीं था, उनको शामिल होने ऐच्छिक था। जैसे आप लोग 2 तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, ऑप्शनल और कंपलसरी। तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे 11 और 6 17, उनके लिए कंपलसरी था। और देसी रियासतें जो 550 से अधिक थी उनके लिए ऑप्शनल था। ये शायद चेंज हो गया स्लाइड, मैं वापस लौटता हूँ उसी पे। तीसरी बात ये थी कि इसमें यह भी प्रावधान था हाँ, तो मैं बता रहा था, इसमें शायद लिखने से छूट गया। तो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी इसमें, वो ये थी कि इस संघ के बनने के लिए अगर देशी रियासतें इसमें शामिल होती हैं तो इसके लिए ज़रूरी था कि कम से कम 104 जो सीटें थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में देशी रियासतों के लिए, उनमें से कम आधी सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाली देशी रियासतें उसमें शामिल होने का जब तय कर लेंगी, तभी ये संघ अस्तित्व में आना था। जैसे मैंने नीचे दिया हुआ है, 2 सदन थे। इस बात को फिर समझाऊंगा, पहले नीचे वाली बात समझ लें आप लोग एक बार, फिर इसको समझाऊंगा मैं कि इसमें एक संघीय स्तर पर व्यवस्थापिका का भी प्रांत होता था। जैसे प्रांतों में व्यवस्थापिका थी, संघीय स्तर पर भी थी। ये दोहरी व्यवस्थापिका थी संघ की।
इसमें एक उच्च सदन था जिसका नाम था राज्यसभा, जिसमें देशी रियासतों को 104 सीटें निर्धारित की गई थी और इनमें से आधी सीटें या आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली रियासतों के शामिल होने पर ही ये संघ अस्तित्व में आना था। ये तीसरी बात महत्वपूर्ण थी। यानी व्यवस्थापिका में का जो उच्च सदन था राज्यसभा, उसमें कुल 260 सीटें थी। तो 260 में से 104 देशी रियासतों के लिए थी। उन 104 में से आधी सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाली देशी रियासतें थी, उनका शामिल होना जरूरी था। चौथी बात, द्विसदनात्मक जो संघीय व्यवस्थापिका थी उसमें राज्यसभा और संघीय सभा दो सदन थे उसके। राज्यसभा उच्च सदन था और संघीय सभा निम्न सदन था। लेकिन विचित्र बात यह थी कि जो राज्यसभा थी उसका निर्वाचन डायरेक्ट होना था और जो संघीय सभा थी उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा होना था। आज हमारे यहाँ स्थिति उल्टी है। राज्यसभा का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा और लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा होता है। यहाँ पर उल्टा प्रावधान था। और इसमें यह भी ध्यान दीजिए आप कि जो राज्यसभा थी उसमें कुल 260 सदस्य थे, जिनमें से 104 देशी रियासतों के और 156 जो है वो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के थे। इन 156 में से 6 का मनोनयन किया जाना था गवर्नर जनरल के द्वारा, 150 का निर्वाचन होना था और ये डायरेक्ट इलेक्शन था। इसके लिए जनता को वोट डालना था, लेकिन सीमित मताधिकार था, ये आपको बता चुके हैं पहले। फिर संघीय सभा जो थी उसमें 250 ब्रिटिश भारत के और 125 देशी रियासतों, कुल 375 प्रतिनिधि होने थे। यहाँ पर गलती से 275 है, उसको आप 375 समझें। फिर एक और बात इसमें यह थी कि इसके जो प्रावधान थे वो लिखित रूप में मौजूद थे, कठोर थे, आसानी से संशोधन नहीं हो सकता था। इसमें संशोधन करने की शक्ति केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार भी इसमें संशोधन कर सकती थी, लेकिन वो लागू तब होते जब पार्लियामेंट उनका अनुमोदन करते। तो ये इसमें प्रावधान थे। इसके आगे भी कुछ चीजें और थी, उनकी भी चर्चा कर लीजिए आप हम लोग। चेंज नहीं हो रहा। यस, संघीय न्यायालय की स्थापना करने का भी प्रावधान था इसमें। जैसे आजकल हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, उस समय उसमें फेडरल कोर्ट की व्यवस्था, जिसका नाम फेडरल कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था वो। और उसको प्राथमिक, अपीलीय और तीसरा जो है परामर्शदात्री, तीनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। राज्यों के आपस के विवाद, संघ का विवाद जो है वो प्राथमिक क्षेत्र अधिकार में था। राज्यों के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो निर्णय सुनने का, अपील सुनने का अधिकार था। और तीसरा परामर्शदात्री, गवर्नर जनरल से परामर्श ले सकता था। विधायी तथा वित्तीय शक्तियों का संघ और राज्यों में बंटवारा किया गया था। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो केंद्र में निहित थी, जैसा आज भी हमारे संविधान में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 1935 का अधिनियम का कितना प्रभाव आज हमारे संविधान पे। केंद्र में द्वैध शासन, जबकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी। द्वैध शासन, दोहरा शासन आपको बता चुका हूं मैं पहले। यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी वो 2 भागों में बटी हुई थी। एक निर्वाचित मंत्री थे और दूसरे मनोनीत कार्यकारिणी के सदस्य थे। जो कार्यकारिणी के मनोनीत सदस्य थे वो 4 क्षेत्रों में सलाह देते थे, मुख्य रूप से 4 विभागों से संबंधित उनको देखना था। तो 4 कौन से थे? डिफेंस यानी प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले और ये जनजातीय मामले। इन पर सलाह मनोनीत सदस्यों को देनी थी, यानी गवर्नर जनरल के विवेक के अधीन थी ये शक्तियाँ। और बाकी मामलों में जो निर्वाचित मंत्री थे उनके परामर्श से गवर्नर जनरल को काम करना था। चौथी बात, अगली बात इसमें गवर्नर जनरल के विशिष्ट उत्तरदायित्वों के अधीन आने वाले विषयों में गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था।
मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल के पास दो तरह की शक्तियां थी, मतलब शक्तियों को दो भागों में बांट दिया था। कुछ तो ऐसी थी जो आरक्षित थी। आरक्षित मामलों में गवर्नर जनरल को स्वविवेक से निर्णय करना था। उसको सलाह देने के लिए एक तीन सदस्यीय कार्यकारिणी होती थी, जिनका मनोनयन वो खुद ही करता था। तो वो उसको सलाह देते थे, उसकी सहायता करते थे, लेकिन उनकी सलाह, वो निर्णय उसको अपने हिसाब से करना था। और बाकी सारे मामले मंत्रियों के पास थे, मंत्री की सलाह से उन्हें काम करना था। लेकिन गवर्नर जनरल को ये अधिकार था कि जो उसके विशिष्ट उत्तरदायित्व हैं, जैसे देसी रियासतों के राजाओं के हितों की रक्षा करना, या भारत की शांति व्यवस्था बनाए रखना, या अन्य कई इस तरह के जो मामले थे, यूरोपियंस के अधिकारों की देखभाल करना, उन सब मामलों में वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, चाहे वो मामला उनके क्षेत्र में ही क्यों ना आता हो। और अंतिम बात इसमें थी कि जो संघीय व्यवस्थापिका थी, उसकी सीमित विधायी शक्तियां थी और गवर्नर जनरल की विशिष्ट शक्तियां प्राप्त थी। सीमित विधायी शक्ति किस रूप में थी कि उसके लिए गए जो निर्णय थे, उसके द्वारा बनाई गई विधियां पर गवर्नर जनरल को वीटो प्राप्त था। वो किसी भी पारित विधि को अमान्य कर सकता था, यानी पारित न करता। जैसे राष्ट्रपति साइन करता है आजकल, उस समय गवर्नर जनरल के साइन होते थे। तो वो अगर पारित उसको उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, उसको स्वीकृति प्रदान नहीं करता, तो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक व्यर्थ हो जाते। इसलिए बहुत सारे मामलों में गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति से ही विधेयक विधानमंडल के सामने रखे जा सकते थे, यानी उसकी शक्तियां सीमित थी। बजट पर भी लगभग 80% मामला जो है वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में था। केवल 20% मामलों में ही विधानमंडल को शक्तियां प्राप्त थी, और वो भी सीमित शक्तियां थी। वो केवल कटौती प्रस्ताव ला सकते थे, बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं ला सकते थे उसमें भी। और गवर्नर जनरल को अंतिम शक्ति प्राप्त थी इसमें। गवर्नर जनरल की विशिष्ट शक्तियां थी, जैसे मैं बता ही चुका हूं। बहुत सारे मामलों में अगर कोई विधेयक व्यवस्थापिका अस्वीकार कर दे, पारित ना करे, तो गवर्नर जनरल खुद उसको पारित कर सकता था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी थी, जो आज भी हमारे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को है, आपको पता है ये चीज। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये जो अधिनियम था 1935 का, इसमें संघ के पास बहुत मतलब गवर्नर जनरल के पास बहुत अधिक शक्तियां थी। इसके अलावा ये जो, अब हम बात करें, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रस्तावित संघ था। प्रस्तावित इसलिए करें क्योंकि ये अस्तित्व में नहीं आया था, ये प्रावधान लागू नहीं हो पाए थे। उसकी आलोचना की बात करते हैं। ये विशिष्ट लक्षण भी कह लीजिए आप, इनको आलोचना भी कह सकते हैं। ये आलोचना भी है एक तरह से। क्या क्या आलोचनाएं थी इसकी? पहली बात तो कि संप्रभु राज्यों का स्वैच्छिक संघ नहीं था। इसमें जो शामिल होने वाले राज्य थे वो संप्रभु नहीं थे, और न ये मतलब एक तरह से थोपा गया संघ था, ऊपर से थोपा गया संघ था। दूसरी बात ये है कि प्रस्तावित जो संघ था वो संप्रभुता संपन्न नहीं था। इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार नियंत्रण के अधीन था। ये संप्रभु नहीं था संघ। तीसरी बात, संपूर्ण भारत के लिए समान कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। इसमें जो देशी रियासतों की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल अलग ढंग से चलनी थी, ब्रिटिश भारत के प्रांतों की व्यवस्था अलग ढंग से चलनी थी, यानी बेमेल इकाइयों का संघ था, ये कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है, संघीय विधानमंडल में राजाओं को वरीयता दी गई थी। देखिए आप, मैंने आपसे पहले भी बताया था ये चीज़ कि देशी रियासतों की जो जनसंख्या थी लगभग 24% थी, यानी 1/4 से भी कम। और उनको जो स्थान दिए गए थे वो राज्यसभा की अगर आप बात करते हो तो लगभग 40% अधिक स्थान दिए गए थे, और जो संघीय सभा की बात करते हो उसमें 33% से अधिक स्थान उनको दिए गए थे। जनसंख्या 24% थी। तो संघीय राजाओं को, जो देशी राजा थे, उनको महत्व दिया गया था। नेक्स्ट, संघीय न्यायालय जो है वो सर्वोच्च नहीं था। उसके ऊपर प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, जो ब्रिटेन में काम करती थी, वो उसके ऊपर थी। संघीय न्यायालय सर्वोच्च नहीं था, कहने का मतलब ये।
नेक्स्ट, जो संघीय विधानमंडल था उसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो निर्वाचित थे और राजाओं के, जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो मनोनीत थे। यानी ये भी एक बेमेल विधानमंडल था। मतलब जो देशी राजाओं को जो था वहाँ से जो आते थे वो तो मनोनीत होने थे, उनको राजा मनोनीत करते, और देशी जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वहाँ के जो सदस्य थे वो निर्वाचित होके आते। तो ये अजीब सी स्थिति थी कुल मिलाकर के। नेक्स्ट है साहब, संघीय विधानमंडल का उच्च सदन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित था और निम्न सदन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित था। ये भी लोकतंत्र के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। हमेशा जो निम्न सदन होता है वो निर्वाचित होता है और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जो उच्च सदन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, या दोनों ही निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में दोनों निर्वाचित जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, चाहे सीनेट हो चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो। लेकिन भारत में दूसरी स्थिति है। अब राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है और लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। नेक्स्ट, प्रांतों को विधानमंडल में जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो उनकी जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि उनके महत्व के आधार पर दिया गया था। तो ये कुल मिला के कई सारे विशिष्ट लक्षण इस संघीय व्यवस्था के थे जो कि लागू नहीं हो पाए। तो 1935 के अधिनियम में दूसरे प्रकार के प्रावधानों की बात करते हैं। पहले तो संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान थे जिनकी हमने चर्चा की है। दूसरे थे सुरक्षा प्रावधानों के साथ उत्तरदायी शासन, या हम कह सकते हैं संरक्षणों और आरक्षणों के साथ उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी इसमें। तो मुख्य बात यह है कि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगाए गए थे। उत्तरदायी शासन दिया गया था, केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन जिसको हमने द्वैध शासन कहा है, दोहरा शासन कहा है, और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन। लेकिन दोनों जगह पर कुछ इफ्स एंड बट्स थे। वो क्या थे उनको समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले बात करें संघ के स्तर पर। तो संघ के स्तर पर देखिए, गवर्नर जनरल जो है वो संघीय शासन का केंद्र बिंदु था, एक तरह से मुखिया था हम कह सकते हैं। जैसे भारत में भी राष्ट्रपति होता है, उस समय गवर्नर जनरल था और उसी का ये दायित्व था कि वो शासन के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल स्थापित करे, समन्वय स्थापित करे। गवर्नर जनरल की भूमिका 3 रूपों में थी। पहली, अधिकांश मामलों में उसे मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करना था। ज़्यादातर मामले मंत्रियों के परामर्शानुसार कार्य करने थे उसको। मंत्रियों की संख्या अधिकतम 10 हो सकती थी जो कि निर्वाचित होते थे। दूसरी बात, अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए उसे स्वयं से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता थी। जो उसके विशिष्ट उत्तरदायित्व थे, जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, जैसे भारत की शांति और व्यवस्था बना के रखना, यूरोपियंस और ब्रिटिश अधिकारियों के हितों की रक्षा करना, इस प्रकार के जो उसके विशिष्ट उत्तरदायित्व थे उनमें उसको स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त थी। अर्थात वो मंत्री के परामर्श को स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र था, चाहे तो स्वीकार करता चाहे नहीं करता, इन विशिष्ट उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए। और तीसरी बात ये थी कि आरक्षित तथा कतिपय अन्य मामलों में उसे कार्यकारिणी के परामर्शानुसार कार्य करना होता था, जिसे वह ठुकरा भी सकता था। यानी ये भी उसका स्वविवेकीय अधिकार था। यानी 2 मामलों में उसको स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त था। एक तो आरक्षित विषयों में, जो कि 4 थे, मैंने बताया आपको, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स विदेशी मामले, डिफेंस माने प्रतिरक्षा, तीसरा एक्लीसियास्टिकल इश्यूज यानी धार्मिक मामले, और चौथा जनजातीय मामले। ये 4 मामलों में वो स्वविवेक से काम करना था उसको। ये कुछ प्रावधान गवर्नर जनरल से संबंधित इसमें किए गए थे। यानी केंद्र स्तर पर उत्तरदायी शासन था आंशिक रूप से, लेकिन फिर भी उत्तरदायी शासन में से भी बहुत सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को विशिष्ट उत्तरदायित्व के रूप में दे दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम संघीय बजट के लगभग 4/5 भाग पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण होता था। केवल 20% बजट जो है वो व्यवस्थापिका के नियंत्रण में था। दूसरी बात,
कुछ विशेष प्रकार के विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति से ही विधानमंडल में रखे जा सकते थे। आज भी ऐसा प्रावधान है, बहुत सारे विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में आते हैं। ये भी इसका प्रभाव है, देखिए आप। तीसरी बात, विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से ही कानून बनते थे। पता ही आज भी राष्ट्रपति को ये अधिकार है अनुच्छेद 111 में, उसके हस्ताक्षर से ही जो है वो कानून बनते हैं। गवर्नर जनरल के अधिनियम बना सकता था। गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार था, वो अपने अलग से कानून बना सकता था। इसको गवर्नर जनरल के अधिनियम या एक्ट कहा जाता था। वो उसको बनाने का अधिकार था। इसमें व्यवस्थापिका की कोई भूमिका नहीं थी। और आवश्यक होने पर वो अध्यादेश भी जारी कर सकता था। ये सारी शक्तियां उसको प्राप्त थी। यानी संसद की शक्तियों के बावजूद गवर्नर जनरल की शक्तियां अधिक थी। संसद को कुछ मामलों में अधिकार दिए गए थे, लेकिन उन सब मामलों में गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिया गया था। प्रांतीय मामलों पर बात करें तो प्रांतों में कार्यपालिका शक्ति जो है ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर में निहित होती थी। 1935 के अधिनियम की खास बात यह थी कि इसने जो भारत शासन की जो शक्ति थी वो सम्राट में निहित कर दी थी। सम्राट ने उसको गवर्नर प्रांतों में और गवर्नर जनरल केंद्र में प्रत्यायोजित कर रखी थी। तो प्रांतों की जो है शक्ति वो गवर्नर के हाथ में होती थी। दूसरी बात, प्रांतों का जो प्रशासन था वो राज्यपाल द्वारा सामान्यतया विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद के परामर्शानुसार संचालित होता था। सामान्यतया अब स्थिति ये थी कि गवर्नर को मंत्रियों के परामर्श से काम करना होता था, क्योंकि अब दोहरा शासन जो है प्रांतों से समाप्त कर दिया गया था। राज्यपाल के पास भी जो है ऐसी विशेष शक्तियां थी कि वो मंत्रियों की सलाह मानने के लिए हमेशा बाध्य नहीं होता था। अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों के मामले में वो स्वविवेक से कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। जैसे गवर्नर जनरल को स्वतंत्रता थी विशेष उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए, वैसे ही राज्यपाल को भी थी। राज्यपाल किसी मामले में संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेगा अथवा स्वविवेकी शक्ति के रूप में का प्रयोग करेगा, ये उसी को तय करना होता था। कौन से मामले में वो संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभाएगा अर्थात मंत्री की सलाह से काम करेगा, और कौन से मामले में स्वविवेक से काम करेगा, ये निर्णय उसी को लेना था। चौथी बात, प्रांतों में गवर्नर की विधि निर्माण की शक्ति थी। जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल के एक्ट होते थे, वैसे प्रांतों में गवर्नर के एक्ट हो सकते थे। बजट पर भी उसको अधिकार था। मंत्री को पदच्युत करने का अधिकार था गवर्नर को, और आवश्यक होने पर प्रांतीय सरकार की समस्त शक्तियां गवर्नर अपने हाथ में ले सकता था, यानी मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता था। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जो है हस्तांतरित विषयों, यानी जो कुछ मंत्रियों को मिली हुई थी शक्तियां, वो सब अपने हाथ में ले सकता था। यानी जैसे अभी 356 अनुच्छेद है, वैसा प्रावधान पहले भी था, उस समय भी था। उस समय शायद अनुच्छेद 92 या 93 था, 93 था मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है, 93 होना चाहिए। तो ये सारी शक्तियां गवर्नर को उस समय प्राप्त थी। तो यानी यहाँ पर भी कुल मिलाकर के बात यह है कि बहुत सीमित शक्तियां वास्तव में जो है उत्तरदायी शासन का एक ढकोसला किया गया था। बहुत सारी शक्तियां गवर्नर और गवर्नर जनरल के हाथ में रही थी। तीसरी बात जो थी इस अधिनियम की, मैंने बताया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। विशिष्ट वर्गों को विशिष्ट निर्वाचन की शक्ति की थी। जैसे इसमें आप ये बताएंगे कि विभिन्न धार्मिक समुदायों तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली का प्रावधान था। इसमें प्रावधान पहले से ही चला आ रहा था। 1909 में मुसलमानों को दिया था, फिर आगे बढ़ाते गए, और 1935 में तो भारतीय ईसाइयों को मिला, अंग्रेजों को मिला, यूरोपियंस को मिला, एंग्लो इंडियंस को मिला, सबको ये अधिकार मिल गए थे। और दलितों को भी देने की कोशिश की गई। दलितों को फिर बाद में उसको संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण का प्रावधान उनके लिए किया गया था। निर्वाचन संबंधी प्रावधान ब्रिटिश सरकार के सांप्रदायिक पंचायत 1932 और पूना पैक्ट पर आधारित थे। 1932 का सांप्रदायिक पंचायत आपको पता ही है, प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड का, और उसमें फिर गांधी और अंबेडकर का जो समझौता हुआ, उसके आधार पर ये
पृथक निर्वाचन प्रणाली या संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू हुई। कौन कौन से थे, किनको को मिला? सामान्य, जो विधानमंडल में जो सीटें बटी हुई थी वो किस किस में बटी हुई थी? सामान्य, मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय लोगों को जो है पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया था। सामान्य वर्ग की सीटों में दलितों हेतु सीटें आरक्षित की गई थी, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली जो आज भी प्रचलित है। और मजदूरों, भूमिहरों, व्यापारियों और वाणिज्यिक वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। कुल मिलाकर के इतने प्रकार के विशिष्ट प्रावधान इसमें किए गए थे। तो ये हम देख चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो होगी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है प्रांतीय स्वायत्तता की चर्चा हम करेंगे थोड़ी सी। फिलहाल इतना रखते हैं। धन्यवाद।